हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी को समाहित किया है। पिछली बार और 4 सालों में सीबीएसई ने इस चैप्टर जो भी क्वेश्चन पूछे उन सभी को इसमें समाहित किया, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं इस चैप्टर के, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुद्रा पूर्ति क्या होती है, मुद्रा क्या है, मुद्रा रूप क्या है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं चैप्टर के वहाँ पर हमने यहाँ पे दे दिए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। ए, जमा राशि बैंकों की देनदारियाँ होती हैं। दूसरा, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं। तीसरा, वाणिज्यिक बैंक आम जनता की जमा राशि स्वीकार करते हैं। और कृषि व ग्रामीण विकास के लिए विश्व बैंक की जमा राशि स्वीकार करते हैं। सीबीएसई 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो जो सही उत्तर है वह तीनों, यानी जमा राशि बैंकों की देन राशियाँ होती हैं, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं और वाणिज्यिक बैंक आम जनता की जमा राशि स्वीकार करते हैं। तो 1, 2 और तीनों सही हैं। चौथा कथन जो है वो गलत है, यानी इसका जो सही उत्तर है सी यानी गा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सीबीएसई 2022 में पूछा गया था। लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। तो लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को आपूर्ति कहा जाता है तो एक निश्चित समय में, जी हाँ, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्यों में से विषम विकल्प की पहचान कीजिए। तो विषम विकल्प कौन सा जो केंद्रीय बैंक का विषम कार्य नहीं है, तो वो है आपका जनता का बैंक। तो केंद्रीय बैंक जनता का बैंक नहीं होता, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। अगला है वित्त मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वित्त मंत्रालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यह 1 रुपये का नोट व सिक्के जारी करता है, ये कथन सत्य। बाकी तीनों कथन जो हैं वो असत्य हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली द्वारा सृजित राशि 1000 रुपये है तथा प्राथमिक जमा रुपये 250 है। जमा गुणक और आरक्षित अनुपात का मान क्रमशः डैश तथा डैश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है 425। पहले में क्या आएगा दोस्तों, 4 और 25%, ठीक है। चलिए, आरक्षित अनुपात व प्रारंभिक जमा की सहायता से वाणिज्यिक बैंक जितनी गुणा कुल जमा कर सृजन करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मुद्रा गुणक, यानी बी सही है। भारत में ₹1 के करेंसी नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है कौन, तो वह है वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का है, तो कौन सा कार्य जो है वो केंद्रीय बैंक का है, तो साख नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में व्यापारी बैंक के कार्य की पहचान कीजिए। तो व्यापारी बैंक के जो कार्य होते हैं वह है साख निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक व्यापारी बैंक का कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कार्य व्यापारी बैंक का कार्य नहीं, मुद्रा का निर्गमन करना। उस बैंक का नाम बताइए जो भारतवर्ष की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं। तो एक देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं, अगर एक देश में केंद्रीय बैंक की संख्या की बात करें तो केवल 1 हो सकता है। निम्नलिखित में केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं है, उसे पहचानिए। इनमें से कौन सा कार्य जो है वो केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है वो है आपका जनता से जमा स्वीकार करना। भारतवर्ष में 10 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है। तो भारतवर्ष में 10 रुपये का नोट निर्मित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में सिक्के जारी कौन करता है। तो भारत में सिक्के कौन जारी करता है, तो भारत सरकार। व्यापारी बैंकों की साख निर्माण क्षमता किस मद द्वारा निर्धारित होती है। तो किस मद द्वारा निर्धारित होती है, तो है आपका वैधानिक तरलता अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता। तो साख निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता, वह है आपका कर।
किसी बैंक की कुल जमा प्राप्तियों का वह न्यूनतम प्रतिशत क्या कहलाता है जो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है? तो उसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र मांग को बढ़ाया जा सकता है। तो समग्र मांग को बढ़ाया जा सकता है उपयुक्त किसी के द्वारा भी नहीं, यानी किसी के द्वारा भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। मांग जमाओं में शामिल है। तो मांग जमाओं में क्या शामिल होता है? तो मांग जमाओं में बचत जमाएं और चालू खाताएं जमाएं शामिल होती हैं। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंकों को ऋण ले सकते हैं। दो लोगों के बीच हुए निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़िए। सीता, मैं 1 किलो आलू चाहती हूँ। रानी, तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगी? मैं आलू के बदले में तुम्हें 2 लीटर दूध दे सकती हूँ। मुझे दूध की ज़रूरत नहीं, मुझे तो एक जोड़ी जूते चाहिए। सीता और रानी के मध्य विनिमय प्रक्रिया पूरा होने में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? तो वो समस्या है आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सी साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है? तो साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है तो वो है आपका सीमांत आवश्यकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन किसने निर्धारित होता है? तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन किससे निर्धारित होता है? तो वो होता है आपका उपयुक्त सभी, यानी आरक्षित नकदी निर्धारित अनुपात CRR, संवैधानिक चलित तरलता अनुपात CRR और प्रारंभिक जमाएं सभी से। केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। तो क्या करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है? सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर। 26वां है, एक अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है। तो क्या कर सकता है? नगद आरक्षित अनुपात में कमी कर सकता है। यदि वैधानिक आरक्षित अनुपात 20% हो गया हो तो मुद्रा गुणक का मूल्य क्या होगा? तो मुद्रा का गुणक मूल्य होगा 5। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के पास उनकी ऋण प्रक्रिया के माध्यम से जो मांग जमा वापस आती है उसे द्वितीय जमा कहा जाता है। सत्य सत्य, यह कथन सत्य है। वाणिज्य बैंक ऋण प्राप्तकर्ता को ऋण की राशि नगद रूप में न देकर उस राशि को ऋण प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करते हैं। इस प्रकार वह राशि द्वितीयक मांग जमा के रूप में वापस आ जाती है। CBSE 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार मुद्रा का आविष्कार मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में हुआ। तो यह असत्य है। मुद्रा का आविष्कार विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ है। ठीक है, ये सारे यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और अभिकथन से। तो यहाँ पर कुछ जो है टर्म एंड कंडीशन दिए गए, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद देख सकते हैं CBSE 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कथन एक कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जनता को अति ऋण उपलब्धता से बचने के लिए जमा राशि की एक निश्चित प्रतिशत राशि आरक्षित रूप में रखता है। और कथन 2 कहता है कि आरक्षित जमा अनुपात वाणिज्यिक बैंक द्वारा किए गए साख सृजन के एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। जो साख सृजन के अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो अगर यहाँ से देखें दोस्तों, तो इसमें कथन और अगर बात करें तो इसका जो है दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, है ना, दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। इसी प्रकार से रेपो दर में कमी से मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। कथन 2, यदि सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाए तो ऋण की मांग घट जाती है। तो दोनों कथन इसमें भी क्या हैं? सत्य हैं। तीसरा, भारत में साख नियंत्रण के सभी उपाय वाणिज्य बैंक द्वारा दिए जाते हैं। दूसरा है कथन, देश के हर राज्य का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। तो इसमें क्या होगा? तो दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल जो है असत्य हैं। इसी प्रकार से अभिकथन कारण प्रश्न यहाँ भी पूछे गए हैं। तो इसको देख सकते हैं, CBSE 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको करना है, क्योंकि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको आपको कल यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं कि वस्तु विनिमय की 2 कठिनाई बताइए। तो वस्तु विनिमय की 2 कठिनाई क्या हैं? तो वस्तु विनिमय की पहली कठिनाई होती है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, और दूसरा है वस्तुओं की अविभाज्यता। मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा से आज उस वस्तु से है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य तौर पर स्वीकार्य है और उसी समय पर मूल्य के मापक और संचय के रूप में कार्य करती है। मुद्रा की आधारभूत विशेषता क्या है? तो मुद्रा की आधारभूत विशेषता सामान्य स्वीकृति होती है। वास्तविक मुद्रा क्या है? वास्तविक मुद्रा का वह रूप है जो देश में वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित होती है। तरलता अधिमान के 2 उद्देश्य कौन से हैं? CBSE 2010 13 क्वेश्चन पूछा गया है। समय व्यवहार प्रयोजन, सट्टा प्रयोजन। मुद्रा पूर्ति घटक बताइए। तो मुद्रा पूर्ति घटक कौन कौन से हैं? जनता के पास करेंसी नोट व सिक्के और व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा किए गए मांग जमा।
M1 से क्या से है, M1 से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद तरलता से क्या अभिप्राय है, एक बैंक क्या है, एक व्यापारी बैंक के दो प्राथमिक कार्य क्या होते हैं। इसी प्रकार से आवधिक जमाओं से क्या अभिप्राय, CBSE 2012 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आवधिक जमाओं से आज से उन जमाओं से है जो लोगों द्वारा बैंकों के पास एक समय विशेष के लिए जमा की जाती है। के बाद है मांग जमाओं से क्या अभिप्राय है, तो मांग जमाओं से आज से उन जमाओं से जो जमाकर्ताओं की मांग पर देय होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने उन सभी क्वेश्चन को समाहित किया है जहाँ से CBSE क्वेश्चन पूछ सकती है और जो बार बार CBSE ने क्वेश्चन रिपीट किया है, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है पेपर में। इसके बगैर आपको नहीं जाना है। अगर कंप्लीट आपने वीडियो देख ली तो गारंटी से इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सभी क्वेश्चन करने की स्थिति में 100% होंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बैंक दर की परिभाषा दीजिए। बैंक दर से आज से उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। इसी प्रकार से आरक्षित नकदी निधि अनुपात का अर्थ बताइए। तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात से आज से मांग जमा दायित्व के उस अंश से है जिसे सभी व्यापारी बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ नकदी के रूप में अनिवार्य रूप से जमा रखना होता है। रेपो रेट की परिभाषा क्या है, CRR क्या, रिवर्स रेपो रेट क्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, इधर से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ है केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है। फिर भी हम कहते हैं कि वाणिज्यिक बैंक मुद्रा सृजन करते हैं। समझाइए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस मुद्रा सृजन का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये CBSE 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, रिपीट किया जा सकता है इस बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इधर देख सकते हैं CBSE 2010, 2012 और 2013 में इस क्वेश्चन रिपीट किया गया है। केंद्रीय बैंक के सरकार बैंक के कार्य की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बैंक को बैंकों के बैंक का कार्य समझाइए। ये भी 2012, 13, 15, 17 में पूछा गया CBSE द्वारा। तो इन सभी को आपको कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं केंद्रीय बैंक के अंतिम ऋणदाता के कार्य की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक मुद्रा प्राधिकारी कैसे अथवा केंद्रीय बैंक का जारीकर्ता बैंक कार्य समझाइए। तो सभी क्वेश्चन CBSE ने रिपीट किया है और बार बार CBSE ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इन चीज़ों को आपको कर लेना, आप इसकी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो सही अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्योंकि चैप्टर से बाहर तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो यही CBSE पास विकल्प होता है जहाँ से क्वेश्चन बना सकती है। तो इन सब को आपको करके जाएंगे तो आपको पेपर करने में काफ़ी आसानी होगी और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे आप वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। बैंक दर में परिवर्तन वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा निर्माण को कैसे प्रभावित करते समझाइए। केंद्रीय बैंक की खुले बाजार के कार्यकलाप व्यावसायिक बैंक द्वारा मुद्रा निर्माण को कैसे प्रभावित करते समझाइए। तो CBSE ने इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है। इन क्वेश्चन को आपको करते हुए चलना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है केंद्रीय बैंक के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मुद्रा निर्गमन, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, साख नियंत्रण, अंतिम ऋणदाता, विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इसमें शामिल कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।